हेलो स्टूडेंट्स, आज हम लोग पढ़ेंगे करंट इलेक्ट्रिसिटी यानी कि विद्युत धारा के टॉपिक जो हम लोग के आज हैं वो हैं अपवाह वेग, इलेक्ट्रॉनों का बहाव और प्रतिरोधकता की उत्पत्ति यानी कि ड्रिफ्ट वेलोसिटी, ड्रिफ्ट ऑफ इलेक्ट्रॉन्स एंड द ओरिजिन ऑफ रेजिस्टिविटी। इन सब चीजों को आज हमें पढ़ना है। अभी तक हम लोग ने क्या पढ़ा है, अगर उसको थोड़ा सा रिवाइज करें तो करंट इलेक्ट्रिसिटी में ये हमने जाना कि करंट की डिफिनीशन क्या होती है, हम उसको कैसे कैलकुलेट करते हैं, उसका फॉर्मूला क्या होता है, और फिर हमने थोड़ा सा ये जाना था कि करंट डेंसिटी वो कैसे डिफाइन की जाती है। अब जो आज है हम लोग का लेक्चर वो उसी के आगे कंटिन्यूएशन में है, उसी से आगे चीजें हैं। साथ ही में आपको थोड़ा सा ये भी याद रखना होगा कि अब जो हम लोग चैप्टर 3 में चीजें पढ़ रहे हैं वहां पर चार्जेस रुके हुए नहीं है, चार्जेस मोशन में है। उसकी वजह से जो भी हम लोग का फिनोमेना है उन्हीं सब चीजों को हमें पढ़ना है। क्लियर? जैसे कि हम लोग पहले और दूसरे चैप्टर में कैसे किस तरह के फिनोमेना पढ़े हैं जहां पर कि चार्जेस रुके हुए थे, यानी कि एक चार्ज रखा हुआ है उसकी वजह से उसके चारों तरफ की इलेक्ट्रिक फील्ड, या कोई दूसरा चार्ज रखा हुआ तो उस पर लगने वाला फोर्स, इन सब चीजों को हम लोग ने पढ़ा था। पोटेंशियल, पोटेंशियल एनर्जी, पोटेंशियल डिफरेंस, ये सब कैलकुलेट किया था। डाइपोल के बारे में पढ़ा था, डाइपोल के चारों तरफ इलेक्ट्रिक फील्ड और इलेक्ट्रिक पोटेंशियल फाइंड किया था। तो ये सब हम लोग पढ़ रहे थे जब चार्जेस रुके हुए थे, उस कंडीशन में उसको मान रहे थे। बट एक्चुअल में चार्जेस हमेशा रुके नहीं होते, वो मूव भी करते हैं। जैसे कि आपके घर में मौजूद किसी भी तरीके का जो इलेक्ट्रिकल एप्लीकेशन मौजूद है, एप्लियंस जो मौजूद है जहां पर इस इलेक्ट्रिक करंट की यूज होती है, वहां पर इलेक्ट्रिक करंट ही रिस्पॉन्सिबल है एनर्जी प्रोवाइड करने के लिए, वरना वो चीज वर्क नहीं करे। जैसे कि इलेक्ट्रिक ओवन कह लीजिए, माइक्रोवेव ओवन जो होता है उसमें इलेक्ट्रिसिटी का ही यूज होता है, या फिर ये कह लीजिए कि जो हीटर है सिंपल, उस पे भी इलेक्ट्रिक हीटर जो है वो हीट प्रोवाइड कर पा रहा है। क्यों? क्योंकि वहां पर चार्जेस मूव कर रहे हैं, तो उनके मोशन की वजह से जब वो फ्लो कर रहे हैं तो अपने साथ वो एनर्जी कैरी कर रहे हैं, और उस एनर्जी को हम लोग ले रहे हैं एज अ हीट। तो ये सब है हमारे पास चीजें कि करंट इलेक्ट्रिसिटी से ही ये सारी चीजें हो रही हैं। तो अगर मैं करंट की बात करूं कि ये करंट जो है, अगर हम ये बोल रहे हैं कि चार्जेस फ्लो कर रहे हैं, क्या कह रहे हैं कि चार्जेस फ्लो कर रहे हैं, उस चार्जेस के फ्लो होने की वजह से, उन चार्जेस के फ्लो होने की वजह से जो हम लोग के पास ये निकल कर आती है बात कि फ्लो क्या कर रहा है और कितनी वेलोसिटी के साथ फ्लो कर रहा है। तो ये तो हमें पता है कि जो चीजें फ्लो हो रही हैं वो हो रही हैं चार्ज। अब वो फ्लो किस वेलोसिटी से हो रही हैं, अगर हमें वो निकालना है तो उसको हम लोग ड्रिफ्ट वेलोसिटी बोलते हैं। जब किसी एक वेलोसिटी के साथ खूब ढेर सारे चार्ज किसी कंडक्टर के अंदर मौजूद मूव करते हैं, जब उनके ऊपर एक इलेक्ट्रिक फील्ड लगाई जाती है, तो उसको हम लोग डिराइव करेंगे और उसको कहा जाता है अपवाह वेग, और उसको हम लोग फाइंड करेंगे। बट उस तक पहुंचने के लिए हमें समझना होगा करंट डेंसिटी को, कि आखिर ये करंट डेंसिटी होती क्या है। तो देखिए, करंट डेंसिटी की अगर बात की जाए तो सिंपली अगर कहा जाए इसको करंट डेंसिटी क्या होती है, तो करंट डेंसिटी हम लोग का J इज इक्वल टू आई बाई ए होता है, जहां पर जो I है वो है करंट और A है कि कितने क्रॉस सेक्शनल एरिया से वो करंट फ्लो हो रहा है। इस तरीके से हमारी करंट डेंसिटी डिफाइन होती है। देखिए, क्योंकि इस पे ये शब्द है डेंसिटी, और डेंसिटी का मीनिंग क्या होता है कि हम लोग जैसे कि मास डेंसिटी की बात करें तो मास डेंसिटी में आपने ये पढ़ा होगा मास अपॉन वॉल्यूम, इसी को मास डेंसिटी कहते हैं। तो हम लोग ने क्या किया, पर यूनिट चेक किया कि कितना मास है, पर यूनिट वॉल्यूम में कितना मास है, यानी कि कोई ऑब्जेक्ट इतना बड़ा है, कोई इतना छोटा है। अब एक ने कहा कि देखो इसका मास ज्यादा है, इसका मास कम है, कहा ठीक है, मास कम है ज्यादा है कोई दिक्कत नहीं। बट अब यहां पर अगर हमें कंपैरिजन करना हो, ठीक है, कि उसके पार्टिकल्स किस में पास पास है, किस पे दूर दूर है, तो हम लोग क्या करेंगे, मास अपॉन वॉल्यूम निकालेंगे, जिससे कि पता चल जाएगा मास डेंसिटी। यानी कि अगर मान लीजिए कि एक बड़ा वाला हमारे पास कोई ऑब्जेक्ट है, बड़े साइज का ऑब्जेक्ट है और उसका मास कुछ है, और एक छोटा ऑब्जेक्ट है उसका कुछ मास है,
तो हम इन दोनों को देख के नहीं बता सकते कि इसके अंदर जो पार्टिकल्स मौजूद हैं किस तरीके से होंगे, पास पास होंगे या दूर दूर होंगे। तो उसको फाइंड करने के लिए हमें फाइंड करना होता है मास पर यूनिट वॉल्यूम। तो ये जो मास पर यूनिट वॉल्यूम निकल कर आता है, ठीक है, ये मास पर यूनिट वॉल्यूम, मास पर यूनिट वॉल्यूम में हम ये कंपेयर कर सकते हैं इन दो चीजों को कि देखो इसके अंदर जो पार्टिकल्स मौजूद हैं और इसके अंदर पार्टिकल्स जो मौजूद हैं, हम इनको कंपैरिजन करने के लिए एक यूनिट वॉल्यूम कंसीडर करें, यानी कि इसका एक हम ऐसा क्यूब कंसीडर करें कि 1 मीटर उसकी लंबाई हो, 1 मीटर उसकी चौड़ाई हो और 1 मीटर उसकी ऊंचाई हो। तो इसका जो वॉल्यूम बनेगा 1 मीटर क्यूब बन जाएगा, लेंथ इंटू ब्रेड्थ इंटू हाइट 1 मीटर क्यूब। इसी तरीके से इसमें 1 मीटर क्यूब हम लोग कंसीडर करें और उसके अंदर कितना मास है उसको जब हम देखेंगे, इन दोनों के बीच में फिर कंपैरिजन होगा, तब जाके हम बता सकते हैं कि किस पे मास पास पास है, किस पे मास डिस्ट्रीब्यूटेड है, यानी कि उसकी हम डेंसिटी डिफाइन कर सकते हैं। ठीक है, जैसे कि 10 किलो अगर इतने बड़े में था और ये 10 किलो इतने में था, इतने छोटे में से, ये जो था वो था इधर 5 मीटर इसकी हाइट, 5 मीटर इधर और 5 मीटर इसकी चौड़ाई। ठीक है, यानी कि इसका जो वॉल्यूम बना वो 125 मीटर क्यूब बना और इसका जो वॉल्यूम बना वो 1 मीटर क्यूब बना। तो देखो ये 10 केजी डिस्ट्रीब्यूटेड है 125 मीटर क्यूब्स में, जबकि ये 10 केजी डिस्ट्रीब्यूटेड है सिर्फ 1 मीटर क्यूब में। यानी कि अगर मैं 1 मीटर क्यूब पे निकालूं तो इसके लिए ये हो जाएगा 10 केजी डिवाइडेड बाई 125 मीटर क्यूब। तो क्या बन गया, ये बन गया हमारा 10 डिवाइडेड बाई 125। ये एक बहुत छोटा नंबर बन गया, और जबकि ये निकल कर आ जाएगा 10 केजी पर मीटर क्यूब, यानी कि 1 मीटर क्यूब में जो इस पे मास मौजूद है वो 10 किलोग्राम है, जबकि इसमें 10 किलोग्राम से बहुत कम है 1 मीटर क्यूब में। ठीक है, इसी तरीके से हम लोग क्या करते हैं, करंट डेंसिटी डिफाइन करते हैं। क्योंकि अगर मान लीजिए एक वायर है जो कि यहां पर उसका क्रॉस सेक्शनल एरिया इतना है, यहां पर उसका क्रॉस सेक्शनल एरिया इतना है और यहां पर इतना है। अब होगा क्या कि जब इसमें करंट फ्लो होगा तो जितना यहां से करंट गया, यानी कि जितने चार्जेस यहां से गए उतने ही चार्जेस यहां से निकलेंगे। तो जो चार्जेस यहां से इनपुट हुआ और इधर से जितने निकले, उसकी वजह से यहां पर हमें यह देखने को मिलेगा कि देखो हर जगह पर जब हम करंट देखेंगे तो करंट सेम होगा। करंट क्या होगा, सेम होगा। बट करंट सेम होने के बावजूद यहां पर क्योंकि इसका क्रॉस सेक्शनल एरिया ज्यादा है और यहां पर क्रॉस सेक्शनल एरिया कम है, तो ये कुछ अलग तरीके से बिहेव करेंगे। यहां पर इस करंट को जो रेजिस्टेंस मिल रहा है वो बहुत कम मिल रहा होगा क्योंकि यहां पर क्रॉस सेक्शनल एरिया ज्यादा है, जबकि यहां पर जो मिल रहा होगा वहां यहां पर ज्यादा मिल रहा होगा। तो इस चीज को और अच्छे तरीके से क्लैरिफाई करने के लिए एक क्वांटिटी डिफाइन करी गई, करंट डेंसिटी। किस तरीके से डिफाइन करी गई, तो इसको इस तरीके से निकाला गया। मान लीजिए हमारे पास जो ओम्स लॉ था वो था V इज इक्वल टू आई आर, ये था। इसमें आप R की जो वैल्यू थी उसको पुट कर दीजिए। I इज इक्वल यहां पर R इज इक्वल टू रो L बाई ए, ये होता है। ये हम लोग अपने पिछले लेक्चर में पढ़कर आ रहे हैं, जहां पर कि रो होती है रेजिस्टिविटी और ये प्रॉपर्टी होती है मटेरियल की। जैसे कि कॉपर की रेजिस्टिविटी अलग होगी, एल्यूमिनियम की रेजिस्टिविटी अलग होगी, गोल्ड की अलग होगी, दूसरे मटेरियल्स की अलग होगी। ठीक है, फिर जो L होता है वो लेंथ होता है जो भी हमने कंडक्टर लिया है जिसके क्रॉस हम V पोटेंशियल लगा रहे हैं, और I इस पे कितना करंट फ्लो कर रहा है। ठीक है, ये सारी चीजें यहां पर होती हैं। फिर उसके बाद जब इस R को हम लोग पुट कर देंगे यहां पर, इस R को पुट कर देंगे यहां पर, तो जब इस R को यहां पर पुट करेंगे, इस R को जब यहां पर पुट करेंगे तो ये बन जाएगा I इंटू रो एल बाई ए, I इंटू रो एल बाई ए, यानी कि ये हो गया V इज इक्वल टू I रो एल बाई ए, ये हो गया। तो यहां पर I बाई ए, ये जो I बाई ए है इसको हम लोग बोल सकते हैं क्या, करंट डेंसिटी। क्या बोल सकते हैं, करंट डेंसिटी। यानी कि ये हमें पर यूनिट एरिया में देखने की क्षमता देता है कि पर यूनिट एरिया में कितना करंट फ्लो हो रहा है, जिससे कि हम दो
तरह की वायर्स जिनका डिफरेंट डिफरेंट क्रॉस सेक्शन एरिया है उसमें कंपेयर कर सके कि उस किसमें ज्यादा हमारे पास जो करंट की डेंसिटी है वो कम है या ज्यादा है, ये हम इस पे कंपेयर कर सकते हैं। ठीक है, तो यहां पर जो इसकी एसआई यूनिट होगी वो हो जाएगी एम्पियर पर मीटर स्क्वायर। ये हम पिछले लेक्चर में निकाल चुके थे, फिर भी इसको अगर आप चाहें तो तुरंत ऐसे निकाल सकते हैं कि एसआई यूनिट जो होगी जे की वो हो जाएगी, इसकी यूनिट आई की यूनिट क्या होती है, एम्पियर। क्या होती है, एम्पियर। और इसको डिवाइड करेंगे हम लोग एरिया से, और एरिया मेजर किया जाता है मीटर स्क्वायर में, तो ये एम्पियर पर मीटर स्क्वायर इसकी करंट डेंसिटी की निकल कर आ जाती है एसआई यूनिट। अब इसी करंट डेंसिटी को हमें यूज करते हुए आगे चीजें देखनी है। तो देखिए यहां पर ये हम लोग ने निकाल लिया, ठीक है, कि जो जे होता है वो आई बाई ए होता है। ठीक है, तो अब इस जे को अगर इसमें देखिए, अगर ये जो एल है इसको इधर डिवाइड पे ले आया जाए, और ये जो आई बाई ए है इसको हम जे रखेंगे अभी। अब यहां पर देखिए कि हम लोग जानते हैं कि V इज इक्वल टू होता है EL, E यानी कि इलेक्ट्रिक फील्ड, V यानी कि पोटेंशियल डिफरेंस, और L जिस भी पॉइंट के बीच में हम लोग पोटेंशियल डिफरेंस देख रहे हैं। यानी कि अगर हमारे पास एक कोई इतनी लंबी रॉड है और इसमें जो इलेक्ट्रिक फील्ड अप्लाइड है वो है E, और इसकी लेंथ अगर L है तो E इंटू L कर दीजिए, तो हमें पता चल जाएगा कि इस पॉइंट पर और इस पॉइंट पर पोटेंशियल डिफरेंस कितना अप्लाई किया गया है, इस पे कितना पोटेंशियल डिफरेंस अप्लाई किया गया है, ये हमें चीज पता चल जाएगी। तो बस इसी चीज का यहां पर यूज किया गया, और क्या हमें पता चला कि जैसे ही हम V इज इक्वल टू EL से इस पे V बाई एल जो बनेगा, इसको अगर देखें तो ये V बाई एल बन जाएगा, वो भी हो जाएगा E के बराबर। तो यहां पर V बाई एल जो कि यहां से देखिए ओम्स लॉ से ही निकल कर आ रहा है, इसको हम लोग क्या करेंगे, V बाई एल पुट कर देंगे, तो ये हो जाएगा E, और I बाई ए जो कि J के बराबर होता है करंट डेंसिटी के, उसको रख दिया J। ठीक है, तो ये देखिए ये रिलेशन निकल कर आ गया किसके किसके बीच में, इलेक्ट्रिक फील्ड और करंट डेंसिटी के बीच में, इलेक्ट्रिक फील्ड और करंट डेंसिटी के बीच में। क्योंकि आप याद करिए पिछले लेक्चर में मैंने कहा कि जब हम इलेक्ट्रिक फील्ड अप्लाई करते हैं तब जाकर करंट फ्लो होता है, तो ओम्स लॉ में कहीं पर भी इलेक्ट्रिक फील्ड का जिक्र नहीं था। तो बस इसी वजह से इस तरह के फॉर्म में इसको डिराइव किया गया, और यह भी एक रूप है ओम्स लॉ का ही, यह भी रूप है एक ओम्स लॉ का, जहां पर कि हम लोग इलेक्ट्रिक फील्ड और करंट डेंसिटी जो है, यानी कि जो करंट फ्लो हो रहा है पर यूनिट एरिया, उसके बीच में रिलेशन देख सकते हैं। अब यहां से क्या होगा, इसको अगर वेक्टर फॉर्म पे लिखना चाहें तो देखिए जो करंट डेंसिटी और इलेक्ट्रिक फील्ड के बीच में जो रिलेशन आएगा वो कुछ ऐसा निकल कर आएगा कि अगर हमने एक एरिया कंसीडर किया और उस एरिया का एरिया वेक्टर, और एरिया वेक्टर क्या होता है ये हम शुरुआत के जो 2 चैप्टर्स थे उसमें पढ़े हैं, फिर भी एक बार बता देता हूं कि अगर हमारे पास एक एरिया है, उस एरिया में एक परपेंडिकुलर लाइन ड्रॉ करो, ठीक है, और अगर ये एक ऐसा कोई क्लोज्ड है, कोई क्लोज्ड ऐसी सरफेस है, मान लीजिए सिलेंडर की ऐसी वाली सरफेस है, तो ये जो एरिया हो, इस एरिया में ये जो लाइन होगी ये रिप्रेजेंट करेगी क्या, आउटवर्ड डायरेक्शन में जो नॉर्मल बनाया गया इस सरफेस में, यानी कि इस सरफेस में अगर ये एक लाइन है तो इसके और इसके बीच में होना चाहिए 90 डिग्रीज। कितना होना चाहिए, 90 डिग्रीज। तो ये जो वेक्टर कहलाएगा, एक यूनिट वेक्टर जो इस तरफ कहलाएगा, ठीक है, वो हमारे पास एक यूनिट वेक्टर है अगर इस तरफ, और इसी डायरेक्शन पर ये जो हमारा एरिया है, ठीक है, उसके एरिया के साथ यहां पर मल्टीप्लाई करा दिया जाए, तो ये बन जाता है एरिया वेक्टर। ठीक है, समझ पे आई कि अगर इस सर्कुलर सरफेस का ही, क्योंकि सिलेंडर के ऊपर टॉप वाली सरफेस है, तो ये इस सिलेंड्रिकल सरफेस का अगर एरिया हम लोग मल्टीप्लाई करा दें किसके साथ, एक आउटवर्ड डायरेक्शन में जो यूनिट वेक्टर है, यहां पर आउटवर्ड डायरेक्शन में आउटवर्ड नॉर्मल जो एक यूनिट वेक्टर है उसके साथ अगर मल्टीप्लाई करा दें, तो ये पूरी क्वांटिटी कहलाएगी एरिया वेक्टर, जो कि इस एरिया के डायरेक्शन को रिप्रेजेंट कर रही होगी। ऐसा क्यों जरूरी होता है ये हम पहले भी बता चुके हैं, बट फिर भी अगर यहां पर फिर से इसको समझना चाहें तो फिलहाल के लिए आप ये समझ सकते हैं कि
एरिया के चेंज होने से उससे पास होने वाले चार्जेस चेंज होंगे, जो कि आगे जितनी भी चीजें हमें फेनोमेना डिस्क्राइब करने में हेल्प करेंगी वो सारी चेंज होंगी। तो हम लोग क्या करते हैं कि एरिया कैसे चेंज हो सकता है, जैसे एरिया ऐसे रखा हो, एरिया उतना ही है, बट अगर ऐसे रख दिया जाए तो क्या फर्क पड़ेगा, अगर उसी एरिया को ऐसे रख दिया जाए तो क्या फर्क पड़ेगा। इन सबको क्या कर सकते हैं हम लोग, देख सकते हैं चेंज करके, और किसकी हेल्प से, हम लोग एरिया वेक्टर को डिफाइन करके। तो सिंपली यहां पर क्या है कि ये एरिया वेक्टर की डायरेक्शन इधर, तो क्योंकि जे हमारा होता है करंट अपॉन ए, तो एरिया वेक्टर की डायरेक्शन में ही इस जे की डायरेक्शन हो जाती है। यानी कि ये एरिया का जो एरिया वेक्टर है, इस एरिया वेक्टर की डायरेक्शन होगी नॉर्मल इस सरफेस के, उसी डायरेक्शन में ही जे की भी डायरेक्शन होती है। तो ये हमें पता चल गया जे की डायरेक्शन, और इसमें जो अप्लाइड इलेक्ट्रिक फील्ड होगी उसकी भी डायरेक्शन इसी तरफ होगी, उसकी भी डायरेक्शन इसी तरफ होगी। वही चीज यहां से हमें पता चला कि वेक्टर फॉर्म ऑफ करंट डेंसिटी जो होगा उसको हम लोग ऐसा लिख सकते हैं, E इज इक्वल टू जे रो। ये हमें एक्सप्रेशन पता है, तो E की जगह पे हमने वेक्टर E लिख दिया और J की जगह पर वेक्टर J लिख दिया, और दोनों के दोनों क्योंकि एक ही डायरेक्शन में है इलेक्ट्रिक फील्ड और J, ठीक है। तो यहां से ये क्या हुआ, J इज इक्वल टू 1/ρ E, ये हो जाएगा, रो उधर चला गया डिवाइड में, तो J इज इक्वल टू 1/ρE, और 1/ρ को डिफाइन किया जाता है सिग्मा, ठीक है। 1/ρ जो होता है वो होता है सिग्मा। सिग्मा यानी कि कंडक्टिविटी। जैसे रो रेजिस्टिविटी होती है, तो रो का रेसिप्रोकल, रो रेजिस्टिविटी और उसका 1/ρ हो जाता है कंडक्टिविटी, ठीक है। ये इसके इक्विवेलेंट होती है। क्लियर। तो J इज इक्वल टू सिग्मा E, ये हमारा ओम्स लॉ है, ठीक है। ये हमारा क्या है, एक ओम्स लॉ का फॉर्म ही है। इस पे जो J है वो हमारी करंट डेंसिटी है, सिग्मा कंडक्टिविटी है, और जो E है वो इलेक्ट्रिक फील्ड है, जो भी हमने इलेक्ट्रिक फील्ड अप्लाई करी। यानी कि इसको कहा जा सकता है कि जो इलेक्ट्रिक करंट डेंसिटी है वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है, इलेक्ट्रिक करंट डेंसिटी इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू अप्लाइड इलेक्ट्रिक फील्ड। क्लियर यहां तक। अब बढ़ते हैं आगे और ड्रिफ्ट वेलोसिटी की तरफ बढ़ते हैं, ठीक है। ड्रिफ्ट वेलोसिटी की तरफ क्यों, क्योंकि अभी हमने पढ़ लिया कि जो हमारे पास कोई कंडक्टर है उसमें करंट फ्लो होता है, यानी कि करंट फ्लो होने से मतलब कि चार्जेस फ्लो होते हैं, सिंपली कि उस पे करंट हो सकता है, इलेक्ट्रिक करंट हो सकता है। तो अगर वो उस पे इलेक्ट्रिक करंट है तो वो होगा किस वजह से, हमें ये पता चला कि वो होगा चार्जेस की वजह से। अब वो जो चार्जेस हैं वो किस तरीके से मूव कर रहे हैं, किस वेलोसिटी से मूव कर रहे हैं, और अगर हमने इलेक्ट्रिक फील्ड नहीं लगाई थी तो क्या वो मूव कर रहे थे या नहीं मूव कर रहे थे, उन सब चीजों को हम लोग ड्रिफ्ट वेलोसिटी को समझते हुए बाकी जो उससे रिलेटेड चीजें हैं उनको भी समझेंगे, ठीक है। तो ड्रिफ्ट वेलोसिटी से जो होता है उस वेलोसिटी के साथ चार्जेस मूव करते हैं जब उनके ऊपर कोई इलेक्ट्रिक फील्ड लगाई जाती है। तो उस ड्रिफ्ट वेलोसिटी को हमें फाइंड करना है, और उसको फाइंड करते हुए बाकी चीजों को समझेंगे कि जब इलेक्ट्रिक फील्ड नहीं लगी थी तो कैसा बिहेवियर था, फिर लगाया गया तो कैसा बिहेवियर है। क्लियर। तो देखिए, अगर कोई एक आपने कंडक्टर कंसीडर कर लिया, मान लीजिए आपने कोई कंडक्टर कंसीडर किया और उस पे लगाई इलेक्ट्रिक फील्ड, क्या लगाई, उस पे लगा दी एक इलेक्ट्रिक फील्ड, ठीक। तो उस इलेक्ट्रिक फील्ड के लगाने के जस्ट पहले, उस इलेक्ट्रिक फील्ड के लगाने के जस्ट पहले की सिनेरियो देखिए क्या होगा। जैसे ही हम लोग इलेक्ट्रिक फील्ड लगाएंगे उसके पहले का सिनेरियो ये है कि जो भी वहां पर फ्री इलेक्ट्रॉन्स हैं, ठीक है, क्योंकि देखिए पिछले जो चैप्टर था उस पे हम लोगों ने बाउंड चार्जेस और फ्री चार्जेस की बात करी थी, और कंडक्टर्स के केस में फ्री चार्जेस मौजूद होते हैं, और वो फ्री चार्ज क्या करते हैं, मोशन। अब अगर सिर्फ और सिर्फ उस पे थर्मल एनर्जी की वजह से मोशन हो रहा होगा तो वो करते क्या है कि वो इलेक्ट्रॉन्स, मान लीजिए कि आपके पास एक ऐसा रॉड है
तो उसमें किसी आप एक इलेक्ट्रॉन को देखेंगे तो वो थोड़ी दूर उधर जाएगा, दूसरे इलेक्ट्रॉन से टकराएगा, वो थोड़ी फिर इधर आएगा, फिर इधर जाएगा, ऐसे ऐसे करते करते वो मूव करता रहता है, कभी इधर कभी इधर कभी इधर, उसकी कोई रैंडम डायरेक्शन होती है, कोई ऐसी फिक्स डायरेक्शन नहीं होती। और जिस भी जगह पर ये मूव करता हुआ दिख रहा है, जैसे यहाँ पर मतलब अपनी डायरेक्शन चेंज करता हुआ दिख रहा है, यानी कि जहां पर भी कोलाइड कर रहा है, वो कोलाइड कर रहा है दूसरे इलेक्ट्रॉन से या दूसरे आयन से। ठीक है, तो इलेक्ट्रॉन कोलाइड विद फिक्स्ड आयंस एंड इमर्जेस विद द सेम स्पीड बट इन रैंडम डायरेक्शन। यानी कि अगर यहां से हम देखें कि मान लीजिए एक इलेक्ट्रॉन चलना चालू किया और वो चलते हुए यहां तक गया, उसके बाद फिर क्या हुआ, यहां पे किसी आयन से टकराया और उससे आयन से टकराने के बाद वो इधर मूव किया, इधर टकराया, इधर गया, इधर गया, इधर गया, तो इस पे रैंडमनेस है। अगर वो फिर से इसी जगह पर से चालू करे, इसी जगह से मूव करना चालू करे, तो वो क्या करेगा, वो सेम पाथ को फॉलो करेगा ही नहीं, वो दूसरे पाथ को भी फॉलो कर सकता है, और ऐसा ऐसा करते हुए वो कोई भी अपना रैंडम मोशन कर सकता है। यानी कि समझने वाली यहां पर बात यह है कि जब तक इलेक्ट्रिक फील्ड अप्लाई नहीं होती है, तब तक जो चार्जेस होते हैं कंडक्टर के अंदर, उनमें जो मोशन होता है वो रैंडम डायरेक्शन में मोशन होता है। किसकी वजह से? थर्मल एनर्जी की वजह से। और उस रैंडम डायरेक्शन में मोशन होने की वजह से अगर हम एवरेज निकालें, उन सभी की वेलोसिटी का एवरेज निकालें, ठीक है, तो वो निकल कर आता है जीरो। वो कितना निकल कर आता है? जीरो। एवरेज वेलोसिटी की बात कर रहे हैं। एवरेज वेलोसिटी यानी कि हर एक पार्टिकल की एवरेज वेलोसिटी अगर निकालें तो वो निकल कर आता है कितना? जीरो। तो इसको कैसे निकालेंगे? इस एक्सप्रेशन को समझिए। वी आई है किसी आयत इलेक्ट्रॉन, आयत इलेक्ट्रॉन मतलब कि खूब ढेर सारे इलेक्ट्रॉन है आपके पास, खूब ढेर सारे, उसमें से आपने किसी को चूज कर लिया और कह दिया ये आयत है, ठीक है, यानी कि आपने उसका नाम दे दिया कि ये आयत इलेक्ट्रॉन है, सिर्फ बताने के लिए कि ये है। खूब ढेर सारे उनमें से किसी एक को चूज कर लिया, और वो जो आयत इलेक्ट्रॉन है वो अब कोई भी मतलब हो सकता है, ठीक है, क्योंकि आपने आयत बोला कि आयत है, वो आयत इलेक्ट्रॉन है, बट कौन सा है वो सारी वैल्यूज अपनी ले सकता है। यानी कि वो पहले वाले की बात हो सकती है, दूसरे वाले की बात हो सकती है, तीसरे वाले की बात, चौथे वाले की बात, पांचवे वाले की बात, किसी की भी बात हो सकती है। तो यहां पर बस वही चीज यहां यूज करेंगे कि समेसन आई इक्वल टू 1 कैपिटल एन वी आई, और उसको डिवाइड कर दिया एन से, तो इक्वल टू 0 हो गया। यहां पर एवरेज वेलोसिटी निकालनी थी ना, यानी कि मान लीजिए आपके पास 5 इलेक्ट्रॉन्स हैं, तो पहले वाले की वेलोसिटी, दूसरे वाले की वेलोसिटी, तीसरे वाले की वेलोसिटी, चौथे वाले की वेलोसिटी, पांचवें वाले की वेलोसिटी, और 5 से डिवाइड कर दीजिए। इसी को मैं लिख सकता हूं समेसन ऑफ आई इक्वल टू 1 टू 5 वी आई 1 डिवाइडेड बाई 5। यानी कि 5 को अगर हमारे पास n नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स होते तो क्या होता? 5 को हम रिप्लेस कर देते n से, और अगर हमारे पास कैपिटल N नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स हैं किसी चीज के अंदर मौजूद, तो क्या हो जाएगा? इस 5 की जगह पर n आ गया, इस 5 की जगह पर n आ गया, i इक्वल टू 1 से लेकर ये v i यहां पर बोलेंगे, ठीक है। तो जो इसका वैल्यू निकल कर आता है, ये देखने में पाया गया कि ये निकल कर आता है 0 के बराबर। ये निकल कर आता है 0 के बराबर, यानी कि एक कंडक्टर लीजिए, उसमें किसी भी तरीके का इलेक्ट्रिक फील्ड मौजूद नहीं है, उस पे जो पार्टिकल्स हैं वो थर्मल एनर्जी की वजह से रैंडम डायरेक्शन में मूव कर रहे हैं, बट रैंडमनेस इतनी ज्यादा है कि जब हम सारे पार्टिकल्स की एवरेज वेलोसिटी निकालते हैं तो वो निकल कर आती है 0 के बराबर, वो निकल कर आती है 0 के बराबर, ठीक है। ये बात अभी आप ध्यान रखिएगा। अब बढ़ते हैं आगे, और फिर हमने जो भी वो रॉड था, जो भी कंडक्टर था, उस पे लगा दिया इलेक्ट्रिक फील्ड। क्या लगा दी? इलेक्ट्रिक फील्ड लगा दी। तो जैसे ही इलेक्ट्रिक फील्ड लगेगी, होगा क्या? जो अभी तक पार्टिकल, कोई आयत पार्टिकल जो रैंडम डायरेक्शन में कहीं भी मूव कर रहा था, इलेक्ट्रिक फील्ड लगते ही इस पे एक लगा फोर्स, इस पे क्या लगा? एक फोर्स, फोर्स लगा इस डायरेक्शन में, ठीक है। अब ये जो फोर्स है, ये फोर्स ये फोर्स जनरेट करेगा एक्सेलरेशन। क्या करेगा? एक्सेलरेशन। तो सबसे पहले बात कर लेते हैं कि अगर ये एक इलेक्ट्रॉन है और उस पर एक इलेक्ट्रिक फील्ड अप्लाई करी गई है ई, क्या करी गई है? उस पर अगर एक इलेक्ट्रिक फील्ड अप्लाई करी गई है ई, तो उस इलेक्ट्रिक फील्ड के अप्लाई करने के बाद, उस इलेक्ट्रिक फील्ड के अप्लाई करने के बाद क्या फर्क पड़ेगा?
तो जो फर्क पड़ेगा वो ये होगा कि अब उस इलेक्ट्रॉन पर लगेगा फोर्स। तो मान लीजिए कि इलेक्ट्रिक फील्ड की डायरेक्शन इस तरफ है, ठीक है, ये जो हमारा है एक रॉड, उस पर इलेक्ट्रिक फील्ड की डायरेक्शन इस तरफ है। तो यहां पर जो भी आयत इलेक्ट्रॉन था, उस आयत इलेक्ट्रॉन में फोर्स लगेगा F इज इक्वल टू ई। F इज इक्वल टू क्यू ई होता है ना, तो यहां पर ये जो आयत इलेक्ट्रॉन है उसमें लगने वाला फोर्स हो जाएगा F इज इक्वल टू ई। अब F की जगह पे हम लिख देंगे F इज इक्वल टू एम ए इक्वल टू माइनस ई, यानी कि A हम निकाल सकते हैं जो कि बराबर हो जाएगा किसके, इस जगह पर माइनस ई बाई एम, ये इसके बराबर हो जाएगा। क्लियर? यहां तक कोई डाउट? तो यही हमने निकाला कि जिस डायरेक्शन में इलेक्ट्रिक फील्ड अप्लाई करेंगे, जिस डायरेक्शन में इलेक्ट्रिक फील्ड अप्लाई करेंगे, एक्सेलरेशन उन इलेक्ट्रॉन्स पे उसके अपोजिट डायरेक्शन में होगा। क्यों? क्योंकि उस पे जो फोर्स लगेगा उसका भी डायरेक्शन डिफरेंट होगा, यानी कि जस्ट अपोजिट होगा। ठीक है, तो ये हो गया कि जैसे हम इलेक्ट्रिक फील्ड लगाएंगे ये उस किसी भी एक पार्टिकल पर लगने वाला एक्सेलरेशन होगा। फिर उसके बाद जो सिचुएशन बनेगी वो कुछ ऐसी बनेगी कि हर एक इलेक्ट्रॉन में एक फोर्स लग रहा होगा, ठीक है। इलेक्ट्रॉन अगर इधर मूव कर रहे हैं इस तरफ, तो ये तो इलेक्ट्रॉनिक करंट हो गया। ये क्या हो गया? इलेक्ट्रॉनिक करंट। जो कन्वेंशनल करंट होता है उसकी डायरेक्शन इधर होती है। कन्वेंशनल करंट यानी कि पॉजिटिव चार्जेस की वजह से जो करंट होता है वो इधर होता है। इसको मैं अपने पिछले लेक्चर में भी बता चुका हूं, फिर से बता दे रहा हूं। तो ये हो गया हमारा इलेक्ट्रॉनिक करंट की बात थी, और ये था कन्वेंशनल करंट, यानी कि इलेक्ट्रिक फील्ड हमारी जो अप्लाई हुई होगी वो इस डायरेक्शन में अप्लाई हुई होगी इलेक्ट्रिक फील्ड। ठीक है, तो इस अप्लाइड इलेक्ट्रिक फील्ड के रिस्पॉन्स पे इलेक्ट्रॉन इधर मूव कर रहे हैं और हमें लग रहा है कि करंट इस तरफ फ्लो हो रहा है। ठीक है, यहां तक क्लियर? तो लेट अस सपोज कि वो जो एक पार्टिकल था, वो जो एक आयत पार्टिकल था, इस पे मान लेते हैं, इस पे जो आयत पार्टिकल था इसका पिछली बार कोलिजन होने से अब तक कुछ ti टाइम इलैप्स हुआ, यानी कि अभी हमने देखा कि एक पार्टिकल है और वो रैंडम डायरेक्शन में मूव करता है, और उस पर जैसे ही इलेक्ट्रिक फील्ड लगाई जाती है उस पर एक एक्सेलरेशन जनरेट हो जाता है। ठीक है, तो बहुत ध्यान से समझिएगा यहां पर कि ये आपके पास आयत एक इलेक्ट्रॉन है। इस आयत इलेक्ट्रॉन में अभी किसी भी तरीके का कोलिजन नहीं हुआ है, अभी किसी भी तरीके का कोलिजन नहीं हुआ है। और इस पे और इसमें क्या हुआ कि ये जैसे ही किसी से कोलाइड किया तो उस पे आ गई वेलोसिटी vi। ठीक है, यानी कि अभी हम मान रहे हैं कि इस पे कोई कोलिजन नहीं हुआ अभी तक। तो पिछले कोलिजन और जो लास्ट कोलिजन के जस्ट बाद जो हमारी टाइम इलैप्स हुआ है वो है ti। ठीक है, फिर से एक बार बता दूं क्योंकि ये पॉइंट क्लियर होना बहुत जरूरी है। देखिए, समझिए इस बात को कि आपके पास इस तरीके से खूब ढेर सारा क्या है, यहां पर चार्जेस मौजूद हैं। अब क्योंकि जब तक इस पे इलेक्ट्रिक फील्ड नहीं लगी थी, इलेक्ट्रिक फील्ड जब नहीं लगी थी हुई थी, तो इसमें कोई भी एक पार्टिकल अगर आयत वाले को चूज करते तो ये क्या कर रहा था? रैंडम डायरेक्शन में मूव कर रहा था और किसी से भी जाके भिड़ जा रहा था, किसी से भी जाकर भिड़ जा रहा था। ठीक है, तो यहां पर क्या हुआ? मान लीजिए कि ये किसी से जाके टकराया, ये जाके किसी से टकराया, यहां पर ये किसी से जाके टकरा गया ये, और उसके टकराने के बाद फिर इस पे वेलोसिटी है vi। ठीक है, स्मॉल v बना रखा है मैंने ये, तो ये स्मॉल vi इस पे क्या कहते हैं कि इस पे हमारी इतनी वेलोसिटी है आयत पार्टिकल पर, और ये वेलोसिटी किसकी वजह से? थर्मल मोशन की वजह से। ठीक है, हीट की वजह से ये वेलोसिटी है। और इसके यहां पर इस पार्टिकल के, ये जो पार्टिकल है, इस पार्टिकल के टकराने के बाद की वेलोसिटी। ठीक है, ये पार्टिकल यहां पर था आयत पार्टिकल, ये पार्टिकल यहां गया, किसी टकराया इससे, और टकराने के बाद की जो वेलोसिटी है अब वो है इस तरफ, वो है इस तरफ। कितनी है? vi है। और इसके यहां पर टकराने के बाद से लेकर अभी तक जो टाइम इलैप्स हो गया है वो है ti।
इलैप्स यानी कि उसके टकराने के बाद से जब तक हम ऑब्जर्व कर रहे हैं वो टी टाइम इलैप्स हो चुका है। ठीक है, तो अब अगर हम बात करें कि हमने इलेक्ट्रिक फील्ड अप्लाई कर दी थी, हमने इसी पॉइंट पर जब ये टकरा रहा था तब हमने इलेक्ट्रिक फील्ड अप्लाई कर दी थी, यानी कि जो इसकी खुद की वेलोसिटी थी उसके साथ साथ इसकी इलेक्ट्रिक फील्ड वाली वेलोसिटी को भी हमें इस पे ऐड करना पड़ेगा। यानी कि इलेक्ट्रिक फील्ड लगाने के बाद जो फोर्स लगा और उस फोर्स के वजह से जो एक्सेलरेशन जनरेट हुआ, इलेक्ट्रिक फील्ड की वजह से इलेक्ट्रिक फोर्स और उस फोर्स की वजह से एक्सेलरेशन और उस एक्सेलरेशन की वजह से जो वेलोसिटी आई उसको भी हमें यहां पर लगाना पड़ेगा। तो देखिए एक्सेलरेशन में अगर हम लोग इस टी का मल्टीप्लाई कर दें, ये टी टाइम उतना ही तो टाइम है ना कि इलेक्ट्रिक फील्ड जैसे हमने यहां पर लगाया था, ये जैसे ही यहां पर टकराया था, ये वाला पार्टिकल जैसे ही इस बड़े से पार्टिकल के साथ टकराया था उसी टाइम पर हम लोग ने इलेक्ट्रिक फील्ड लगाई थी और उस इलेक्ट्रिक फील्ड को लगाए हुए अभी हमारे पास टी टाइम हो चुका है। तो यहां पर टकराने के बाद ही हमने जस्ट इलेक्ट्रिक फील्ड भी लगा दी थी, तो उस पर थर्मल एनर्जी की वजह से ये वेलोसिटी थी, साथ में एक्सेलरेशन की वजह से ये वेलोसिटी आ जाएगी। ठीक है, तो हम ए की जगह पर ये रख देंगे -e/m और ti हो गया ये। यानी कि ये जो दो वेलोसिटीज हैं इनका सम करने से ये वेलोसिटी बन गई किसी आयत इलेक्ट्रॉन की वेलोसिटी टी टाइम पर। ठीक है, ये किसी आयत इलेक्ट्रॉन की वेलोसिटी है जब हमने इलेक्ट्रिक फील्ड अप्लाई कर दी है। तो अब देखिए यहां पर क्या होगा कि जो टी है, टी था एक का टाइम। अब इस तरीके से यहां पर बहुत ढेर सारे पार्टिकल्स होंगे, तो अगर हर एक का हम लोग क्या करें टाइम निकाल लें तो ये निकल कर आ जाएगा एवरेज कोलिजन टाइम, मतलब दो कोलिजन के बीच का एवरेज टाइम ये निकल कर आ जाएगा। ठीक है, इस तरीके से करते करते अप टू Tn, और इसको जब हम n से डिवाइड करेंगे तो ये बन जाएगा टाउ के बराबर। किसके बराबर? टाउ के बराबर। ये याद रखिएगा, फिर मैं आगे बताता हूं कि अब इस पे क्या करना है। तो ये यहां तक स्टेप पहुंच गए। अब इसके बाद हमारे पास आ जाती है ड्रिफ्ट वेलोसिटी की डिफिनीशन, जो कि कहती है एवरेज वेलोसिटी ऑफ द इलेक्ट्रॉन्स। एवरेज वेलोसिटी, ध्यान दीजिएगा, एवरेज वेलोसिटी। ड्रिफ्ट वेलोसिटी सिर्फ एक पार्टिकल की हो सकती है, बट डिफाइंड कैसे है वो? एवरेज वेलोसिटी, यानी कि हमें हर एक पार्टिकल को कंसीडर करते हुए सबकी एवरेज वेलोसिटी देखनी है। मतलब कि हो सकता है कि आपके घर में 10 लोग हों और 10 लोग अलग अलग अमाउंट में रोटियां खाते हो, बट अगर आपके सबका एवरेज निकाला जाए तो सबको इंक्लूड करके एवरेज निकलेगा और फिर किसी भी मेंबर की हम बता देंगे कि वो एवरेज इतना रोटी खाता होगा। ठीक है, बात समझ पे आई? तो सेम यहां पर भी एक है कि ये एवरेज वेलोसिटी सिर्फ किसी एक पार्टिकल की नहीं निकल रही है, एवरेज वेलोसिटी निकलती है हर एक पार्टिकल की। तो हर एक पार्टिकल की वेलोसिटी को हमें इंक्लूड करना पड़ता है, तब जाके हम एवरेज वेलोसिटी निकाल सकते हैं। यानी कि अगर हम बात करें कि जो ये इक्वेशन थी हमारे पास, वी आई कैपिटल वाला इज इक्वल टू वी आई स्मॉल वाला माइनस ई टी आई बाई एम, इस इक्वेशन का अगर हम एवरेज निकालें, यानी कि हम एक आयत पार्टिकल की तो वेलोसिटी हमने फाइंड कर ली इलेक्ट्रिक फील्ड लगने के बाद कितनी होगी, बट जब हम इसकी निकालेंगे वेलोसिटी किसकी वजह से, मतलब एक एवरेज वेलोसिटी हर एक इलेक्ट्रॉन की को इस्तेमाल करते हुए, क्योंकि सिर्फ एक पार्टिकल तो मौजूद नहीं है, तो हम लगा देंगे एवरेज। तो जैसे ही इस पे एवरेज लगाएंगे तो यही एवरेज वेलोसिटी जो है एक पार्टिकल की, जो एवरेज वेलोसिटी है एक पार्टिकल की, वो हमने निकाली सारे पार्टिकल्स की वेलोसिटी को ऐड करके और सारे जितने पार्टिकल्स थे उतने नंबर से डिवाइड करके। तो एवरेज वेलोसिटी निकल के आ गई हर एक पार्टिकल की, और क्योंकि हर एक पार्टिकल की एवरेज वेलोसिटी जो होती है वो सेम होती है, एवरेज वेलोसिटी का मतलब ही यही है, तो इस वजह से जो एवरेज वेलोसिटी होगी हम लोग की वो एक पार्टिकल की बताई जा सकती है। तो इसी तरीके से वी आई का एवरेज हमने लिया, वो हो गया ये वी आई एवरेज, फिर इसका एवरेज लेंगे वी आई एवरेज, और फिर इसका एवरेज लेंगे। तो इसमें तो ये सारे कांस्टेंट है, वेरिएबल है ये टी आई, क्योंकि आयत पार्टिकल के लिए, अलग अलग पार्टिकल के लिए यही रिस्पॉन्सिबल है। तो इसका एवरेज जब लेंगे, तो अब याद करिए एवरेज टाइम
जो होता है, एवरेज टाइम होता है, उसको हम लोग क्या कहते हैं? रिलैक्सेशन टाइम टाउ कहते हैं, एवरेज रिलैक्सेशन टाइम टाउ कहते हैं। टीआई क्या था? रिलैक्सेशन टाइम था, यानी कि दो कोलिजन्स के बीच का सक्सेसिव टाइम। और टाउ जो निकल कर आया वो निकल कर आ गया टीआई, यानी कि T1 प्लस T2 प्लस T3 डॉट 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 TN डिवाइडेड बाई N। ठीक है, तो ये हो गया टाउ। ये टीआई एवरेज बन जाएगा टाउ। ये टीआई एवरेज जो होगा वो बन जाएगा टाउ। ठीक है, क्लियर? तो इससे क्या हमें पता चला कि अब हमने जो थर्मल मोशन की वजह से जो वेलोसिटी थी उसका एवरेज निकाला था, और वो निकल कर आया था जीरो। तो ये इसकी जगह पर पुट कर देंगे जीरो, ये वाली हो जाएगी इसके बराबर, यानी कि VD इज इक्वल टू, हमारा निकल कर आ गया ये, यानी कि VD इज इक्वल टू माइनस ई टाउ बाई एम। ठीक है, इसी को अगर हम लोग लिखना चाहें तो इसके मॉड के फॉर्म पे लिख सकते हैं, जो कि निकल कर आएगा ई टाउ बाई एम। ये निकल कर आ जाएगा हम लोग का सिर्फ मैग्नीट्यूड, ड्रिफ्ट वेलोसिटी का मैग्नीट्यूड, यानी कि इसको लिखा जा सकता है V इज इक्वल टू ई टाउ बाई एम, अगर हम किसी तरीके से वेक्टर को यहां पर इंक्लूड ना करें। ठीक है, तो ये हो गई ड्रिफ्ट वेलोसिटी की। इतनी वेलोसिटी के साथ जो ये इलेक्ट्रॉन होता है वो मूव करता है, और जिस डायरेक्शन में इलेक्ट्रिक फील्ड होती है उसके अपोजिट डायरेक्शन में, ये अपोजिट, ये माइनस जो है वो अपोजिट कर रहा है, बता रहा है कि जो ड्रिफ्ट वेलोसिटी होती है इलेक्ट्रॉन्स की वो इलेक्ट्रिक फील्ड की डायरेक्शन के अपोजिट होती है। तो ये हो गया हमारा ड्रिफ्ट वेलोसिटी का फॉर्मूला। अब उसके बाद यहां पर आगे जब हम लोग चलेंगे तो ये आया हम लोग का ड्रिफ्ट वेलोसिटी का फॉर्मूला। अब देखिए, ये जो टाउ है वो है एवरेज टाइम बिटवीन कोलिजन्स, यानी कि एवरेज रिलैक्सेशन टाइम भी कह सकते हैं हम इसको। यहां पर जो E है वो है चार्ज ऑफ इलेक्ट्रॉन, और जो M है वो मास ऑफ इलेक्ट्रॉन है। ठीक है, ये चीज ध्यान दीजिएगा। और खास बात इस पे ये होती है कि भले ही ये जो VD निकल कर आया है, ठीक है, वो उस पे हमें ये लग रहा हो कि एक्सेलरेशन एक्ट हो रहा है, जो इलेक्ट्रॉन से उस पे एक्सेलरेशन एक्ट हो रहा है, बट खास बात ये होती है कि जो ड्रिफ्ट वेलोसिटी होती है वो चेंज नहीं होती है, वो कांस्टेंट रहती है थ्रू आउट द प्रोसेस। तो VD इज इक्वल टू माइनस ई टाउ बाई एम, ये है अगर हमारे पास, तो इसमें जो ड्रिफ्ट वेलोसिटी दिख रही है आपको वो कांस्टेंट है। क्यों? क्योंकि ये टाउ भी कांस्टेंट है, ई कांस्टेंट होगा, ई कांस्टेंट होगा, और एम भी कांस्टेंट होगा। अब कैपिटल ई, स्मॉल ई, एम, ये सारे कांस्टेंट कैसे? देखिए, ई तो इलेक्ट्रॉनिक चार्ज है वो कांस्टेंट, एम मास ऑफ इलेक्ट्रॉन है वो कांस्टेंट। अब बात आती है कैपिटल ई की, तो अगर किसी कन्फिग्रेशन में हम लोग ने इलेक्ट्रिक फील्ड ई अप्लाई करी है तो वो थ्रू आउट द प्रोसेस हम लोग की जो अप्लाइड इलेक्ट्रिक फील्ड है वो ई ही मानकर चलेंगे। तो उस पूरी प्रोसेस में जब इलेक्ट्रिक फील्ड क्या रहेगी? कांस्टेंट रहेगी। तब हम लोग का जो रिलैक्सेशन टाइम निकल कर आएगा वो, अगर टाउ है, उसका रिलैक्सेशन टाइम टाउ है, तो ये भी क्या होगा? कांस्टेंट होगा। तो उस हिसाब से उस कन्फिग्रेशन के लिए, यानी कि जो आपने इलेक्ट्रिक फील्ड अप्लाई करी है उसके लिए जो ड्रिफ्ट वेलोसिटी होगी उसकी भी वैल्यू चेंज नहीं होगी। भले ही हमें ये दिख रहा है कि जो इलेक्ट्रॉन है वो एक्सेलरेटेड मोशन में है, क्योंकि हम लोग ने एक्सेलरेशन ही निकाला था इलेक्ट्रॉन्स का, बट जो ड्रिफ्ट वेलोसिटी होती है वो टाइम इंडिपेंडेंट होती है। जो ड्रिफ्ट वेलोसिटी होती है वो टाइम इंडिपेंडेंट होती है, समय से स्वतंत्र होती है, वो समय पर निर्भर नहीं करती कि समय के साथ ड्रिफ्ट वेलोसिटी बढ़े, अगर इलेक्ट्रिक फील्ड की वैल्यू सेम है। यानी कि अगर देखा जाए तो जो ड्रिफ्ट वेलोसिटी है वो कंप्लीटली डिपेंड कर रही है किस पे? इलेक्ट्रिक फील्ड में। जैसे जैसे इलेक्ट्रिक फील्ड हमारी इंक्रीज हो जाएगी वैसे वैसे ड्रिफ्ट वेलोसिटी बढ़ती जाएगी, बट उसका डायरेक्शन जो होगा वो अपोजिट डायरेक्शन में होगा। क्लियर? तो अब चलते हैं आगे, और जो हम लोग ने ओम्स लॉ पढ़ा है, ठीक है, V इज इक्वल टू IR, ये ओम्स लॉ जो निकल कर आया था ये निकल कर आया था प्योरली एक्सपेरिमेंटल ऑब्जर्वेशन से। V इज इक्वल टू IR जो ओम्स ने ये लॉ दिया था, ये कंप्लीट एक ऑब्जर्वेशन था हम लोग का एक्सपेरिमेंटल, और उस एक्सपेरिमेंटल ऑब्जर्वेशन से ये निकालकर एक इंपिरिकल फॉर्मूला दिया था। यानी कि इसका कोई थ्योरेटिकल बैकग्राउंड नहीं था। थ्योरेटिकल बैकग्राउंड का मतलब कि
हमें ये नहीं पता था अभी तक कि V डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू I है क्यों। हमें सिर्फ ये पता था कि जो V डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू I है। वो क्यों है? क्योंकि ऐसा हम ऑब्जर्व कर पा रहे हैं। बट हमारे पास ये नहीं था कि देखो इसके अंदर ऐसा हो रहा होगा, ऐसा हो रहा होगा, कंडक्टर में ये चीज मौजूद होगी, इलेक्ट्रिक फील्ड इधर से अप्लाई करेंगे तो चार्जेस इधर मूव करेंगे। ऐसा हम कुछ भी नहीं बता पा रहे थे। बट जब हमने करंट डेंसिटी को डिफाइन किया था तो J इज इक्वल टू सिग्मा ई, ये एक रिलेशन निकल कर आया था जो कि आपको याद होगा, और इसको हम लोग कहते हैं ओम्स लॉ। तो अगर हम इस ओम्स लॉ को डिराइव कर कर निकाल लें एक सिंपल थ्योरेटिकल बैकग्राउंड की हेल्प से, ठीक है, तो हम ये कह सकते हैं कि जो ओम्स लॉ है वो है सही है हम लोग का। और जो हम लोग मान रहे हैं चीजें कि इसके अंदर चार्जेस इलेक्ट्रिक फील्ड, अगर निगेटिव चार्जेस तो इलेक्ट्रिक फील्ड के अपोजिट डायरेक्शन में मूव करेंगे, इनमें इतने नंबर ऑफ पार्टिकल्स होंगे, या उस पे जो रिलैक्सेशन टाइम है उसका एवरेज रिलैक्सेशन टाइम ये होगा, ये सारी चीजें हम लोग सही मानते हुए काम कर रहे हैं। ड्रिफ्ट वेलोसिटी भी जो है वो भी सही हम लोग फाइंड कर रहे हैं। ठीक है, तो इसको कैसे कैसे ड्राइव करना है ये देखिए। तो इन द प्रेजेंस ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड, जब हम लोग ने इलेक्ट्रिक फील्ड को लगाया तो उसकी वजह से क्या होगा, इलेक्ट्रॉन में ड्रिफ्ट होगा। ठीक है, और उसकी वजह से एक नेट ट्रांसपोर्ट होगा चार्जेस का परपेंडिकुलर टू ई, यानी कि ड्रिफ्ट वेलोसिटी एक आ जाएगी और वो होता है माइनस ई टाउ बाई एम। ये होती है ड्रिफ्ट वेलोसिटी जब हमने इलेक्ट्रिक फील्ड अप्लाई कर दी है। ठीक है, तो मान लीजिए कि हमने इलेक्ट्रिक फील्ड अप्लाई करी, उसकी वजह से ये जो नेगेटिव चार्जेस हैं वो मूव कर रहे हैं। यहां पर जो एरिया है वो है क्रॉस सेक्शनल एरिया ए। इस रॉड का जो क्रॉस सेक्शनल एरिया है वो है ए, और इसकी जो लंबाई है वो डेल्टा एक्स है। अगर तो सपोज करो कि जो यहां पर ये इलेक्ट्रॉन मूव कर रहा है जिसकी की ड्रिफ्ट वेलोसिटी वीडी है, तो यहां से यहां तक डिस्टेंस अगर उसने डेल्टा टी टाइम पर पूरी किया तो ये वाला जो फॉर्मूला होता है डिस्टेंस इज इक्वल टू स्पीड इनटू टाइम, याद आया? डिस्टेंस इज इक्वल टू स्पीड इनटू टाइम, बस वही तो यहां पर इस्तेमाल किया कि डेल्टा एक्स हो गया डिस्टेंस जो कि ये इलेक्ट्रॉन मूव करेगा इधर से इधर तक वीडी वेलोसिटी के साथ डेल्टा टी टाइम पर। तो डेल्टा एक्स इज इक्वल टू वीडी डेल्टा टी, ये हमारे पास निकल कर आ गया यहां तक। और ये जो एरिया है वो क्रॉस सेक्शनल एरिया है, और स्मॉल एन जो है वो है नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स पर यूनिट वॉल्यूम। ये यानी कि पर यूनिट वॉल्यूम कितना यहां पर चार्ज मौजूद है, नंबर ऑफ चार्ज मौजूद है, ये हम लोग ने कंसीडर किया। तो इससे अगर मैं ये कंसीडर करूं कि एक क्रॉस सेक्शनल एरिया है, ठीक है, और इस क्रॉस सेक्शनल एरिया में कुछ चार्जेस फ्लो कर रहे हैं, या फिर इस पूरे क्रॉस सेक्शनल एरिया में कितने चार्जेस हैं वो हम कैसे फाइंड कर सकते हैं? देखिए सिंपल है। अगर इस मुझे पूरे क्रॉस सेक्शनल एरिया में मुझे पूरे क्रॉस सेक्शन में, मैं एरिया की बात नहीं कर रहा यहां पर, एरिया गड़बड़ निकल गया। यहां पर बात हो रही है किस चीज की, इस पूरे क्रॉस सेक्शन की, वो साथ में एरिया लगा रह गया, कोई नहीं। तो यहां पर इस पूरे क्रॉस सेक्शन की बात हो रही है, यानी कि एक इस टुकड़े की बात हो रही है। यानी कि अगर ये पेंसिल है, इस पेंसिल के अंदर मैं कोई एक टुकड़ा ऐसे यहां से कट कर लूं, तो ये वाले हिस्से की बात कर रहे हैं जिसके की जो लेंथ है वो है डेल्टा एक्स, और उस पर जो इलेक्ट्रॉन मूव कर रहे हैं वीडी वेलोसिटी से मूव कर रहे हैं, और इधर से इधर तक जाने में अगर डेल्टा टी टाइम ले रहे हैं, इसमें जो लगी हुई है वो इलेक्ट्रिक फील्ड इस डायरेक्शन में है, और इसका क्रॉस सेक्शनल एरिया जो है, ठीक है, ये वाला जो एरिया है वो ए है, और ये एक हमारा एक पीस है कह सकते हैं, ये यहां पर ऐसा कट कर निकाला गया है। तो इसमें जो चार्ज है वो कितना मौजूद है। तो चार्ज कैसे पता चलेगा? देखो यहां पर कैपिटल एन क्या है, नंबर ऑफ चार्जेस पर यूनिट वॉल्यूम, जो कैपिटल एन है वो नंबर ऑफ चार्जेस है, और स्मॉल है नंबर ऑफ चार्जेस पर यूनिट वॉल्यूम। तो यहां पर अगर हम n का v से मल्टीप्लाई करा दें तो ये टोटल नंबर ऑफ चार्जेस पता चल जाएंगे कितना है, और एक का चार्ज कितना है उससे मल्टीप्लाई करा देंगे तो टोटल चार्ज पता चल जाएगा। यानी कि अगर हमें चार्ज पता करना है, ठीक है, अगर हमें चार्ज पता करना है तो हमें कितना नंबर वहां पर है, कितने इलेक्ट्रॉन्स मौजूद है, उनका यहां पर मल्टीप्लाई करना पड़ेगा, यानी कि वो होगा कैपिटल एन। और ये कैपिटल एन जो है वो रिलेटेड है
एन और वी के साथ कुछ इस तरीके से, जहां पर कि जो वी है वो वॉल्यूम है, ये ध्यान दीजिएगा, ये वॉल्यूम है। तो अगर हम इसकी जगह पर इसको पुट करें तो एन कैपिटल वी ऐसे डायरेक्ट पुट कर सकते हैं। और ये जो वॉल्यूम है, वॉल्यूम इस टुकड़े का है, तो देखिए इसका जो क्रॉस सेक्शनल एरिया है ये वो है ए, और ए इंटू अगर हम क्या कर दें, एक और लेंथ, एक और डायमेंशन को मल्टीप्लाई कर दें जो कि है डेल्टा एक्स, तो ए डेल्टा एक्स ये बन जाएगा कितना, ये हम लोग का बन जाएगा वॉल्यूम के बराबर। किसके बराबर बन जाएगा? वॉल्यूम के बराबर। तो ये जो जब वॉल्यूम के बराबर बनेगा, ठीक है, यहां पर हम लोग क्या करेंगे, डेल्टा एक्स की जगह पर ये वीडी डेल्टा टी रख देंगे, यानी कि जो हमें चीजें पता है उसको हम यहां पर इंसर्ट करा रहे हैं। तो जब v इज इक्वल टू ए वी डी डेल्टा टी ऐसे ले आए, तो वॉल्यूम की जगह पर हम क्या कर सकते हैं, इसको पुट कर सकते हैं। तो जब वॉल्यूम की जगह पर इसको पुट करेंगे तो ये कुछ बन जाएगा ऐसे, क्योंकि अब डेल्टा टी टाइम की बात हो रही है तो डेल्टा क्यू यहां पर रख लेंगे और ये बन जाएगा एन। और यहां पर देखो इलेक्ट्रॉनिक चार्ज की बात है, यानी कि इस पे जो चार्ज होगा वो माइनस ई होगा, तो माइनस एन ई, और v की जगह पर a vd, और vd यहां पर हम लोग क्या लेंगे, मॉड ऑफ vd, यानी कि उसका सिर्फ मैग्नीट्यूड vd डेल्टा t, ये निकल कर आ गया। और यही तो लिखा हुआ है यहां पर ये, ठीक है। कैसे निकल कर आया? आपकी रिक्वायरमेंट क्या है, ठीक है, आपकी रिक्वायरमेंट क्या है। देखिए हमें अगर ओम्स लॉ ड्राइव करना है तो हमें ओम्स लॉ के लिए करंट वगैरह फाइंड करना होगा, हाँ या ना। और करंट अगर फाइंड करना है तो करंट फाइंड करने के लिए हमें चाहिए होगा चार्ज, चाहिए होगा चार्ज और टाइम, हाँ या ना। बस इसी वजह से हमें चाहिए चार्ज। चार्ज होता है हमारा टोटल चार्ज, यहां पर कितना मौजूद है, तो टोटल चार्ज की अगर हम बात करें तो टोटल चार्ज हो जाएगा, एक में कितना चार्ज है, और एक में चार्ज, एक पार्टिकल में चार्ज है माइनस ई, और टोटल नंबर ऑफ पार्टिकल्स कितने हैं। और टोटल नंबर ऑफ पार्टिकल्स जो है हम लोग के वो कुछ इस तरीके से डिफाइन हो जाएंगे कि n इज इक्वल टू एन कैपिटल वी, यानी कि वॉल्यूम। तो बस यहां से चीजें फिर होते हुए आगे बढ़ी और ये हमारा डेल्टा क्यू निकल कर आ गया। अब इसमें देखिए क्या करेंगे हम लोग, जानते हैं कि जो डेल्टा क्यू होगा वो हो जाएगा आई इंटू डेल्टा टी, यानी कि आई इज इक्वल टू डेल्टा क्यू बाई डेल्टा टी, ये पढ़कर आए थे। ये होता है चार्ज अपॉन टाइम, वहीं से बना कि चेंज इन चार्ज या फिर टोटल नंबर ऑफ चार्ज जितना फ्लो किया किसी गिवन एरिया से और कितने टाइम पर किया, उससे जब हम डेल्टा क्यू बाई डेल्टा टी निकालते हैं तो आई निकल कर आ जाता है। तो अगर हम चाहें तो इससे डेल्टा क्यू निकाल सकते हैं जो कि हो जाएगा आई डेल्टा टी, वो हो जाएगा आई डेल्टा टी, और ये आई डेल्टा टी ये रखा हुआ डेल्टा क्यू इज इक्वल टू आई डेल्टा टी। तो जो अभी हमारी इक्वेशन निकल कर आई थी उस इक्वेशन पे हम लोग डेल्टा क्यू की जगह पर आई डेल्टा टी को पुट कर देंगे, और हमने यहां पर पुट कर दिया, ठीक है। और अभी तक जो इक्वेशन थी हम लोग की वो थी कुछ ऐसी, डेल्टा क्यू इज इक्वल टू माइनस एन ई ए वी डी डेल्टा टी। यहां पर हम लोग वेक्टर नोटेशन की चीजें ले रहे थे, वेक्टर्स में ले रहे थे, यहां पर सारा एरिया वेक्टर वगैरह ले रहे थे। इसको हम लोग कन्वर्ट कर लेंगे सिर्फ और सिर्फ मैग्नीट्यूड में। तो जब इसको मैग्नीट्यूड में कन्वर्ट करेंगे तो जो माइनस है वो हट जाएगा और आ जाएगा प्लस, और डेल्टा क्यू की जगह पर आ जाएगा आई डेल्टा टी। तो आई डेल्टा टी इज इक्वल टू प्लस एन ई ए वी डी डेल्टा टी, डेल्टा टी से डेल्टा टी कैंसिल आउट हो जाएगा तो बचेगा आई इज इक्वल टू प्लस एन ई ए वी डी। देखिए ये करंट की वैल्यू निकल कर आ गई इन टर्म्स ऑफ ड्रिफ्ट वेलोसिटी, क्रॉस सेक्शनल एरिया, इलेक्ट्रॉनिक चार्ज जो कि होगा 1.6 इंटू 10⁻⁻19 कूलम, और जो n है वो है नंबर ऑफ पार्टिकल्स पर यूनिट वॉल्यूम। ये जो स्मॉल n है वो है नंबर ऑफ पार्टिकल्स पर यूनिट वॉल्यूम या फिर नंबर ऑफ चार्जेस पर यूनिट वॉल्यूम। तो यहां पर ये जो a है, अगर इसको क्या किया जाए, अगर हमें यहां से इसको हटाया जाए, या फिर हम जानते हैं कि जो j होता है मॉड ऑफ j वो डिफाइंड होता है i बाई ए, मॉड ऑफ j यानी कि सिंपल j, जो j है वो j डिफाइंड है कैसा, i बाई ए, हाँ या ना। तो अगर हम लोग i को लिखें तो लिख सकते हैं जे ए, हाँ या ना। तो इस i की जगह पर इस i जे ए को पुट कर देंगे। जब इसको पुट करेंगे तो ये हमारा एक्सप्रेशन बन जाएगा कुछ ऐसा, मॉड ऑफ जे यानी कि वेक्टर नोटेशन पे है अंदर, और उसके ऊपर मॉड यानी कि सिर्फ इसके मैग्नीट्यूड की बात हो रही है। तो मैग्नीट्यूड ऑफ जे इज इक्वल टू एन ई स्क्वायर टाउ बाई एम इंटू
ई। ये हो गया हम लोग का किसके किसके बीच में रिलेशन, करंट डेंसिटी और इलेक्ट्रिक फील्ड के बीच में रिलेशन। और यहां पर अगर हम चाहें तो लिख सकते हैं इसको वेक्टर फॉर्म पर भी, जहां पर कि ये जो मॉड है वो हम हटा देंगे तो ये बन जाएगा J इज इक्वल टू एन स्क्वायर टाउ बाई एम और E। इसी को अगर हम कंपेयर करें अपने पुराने ओम्स लॉ से जो कि हम लोग ने निकाला था V इज इक्वल टू आई आर की हेल्प से, J इज इक्वल टू सिग्मा ई, ये निकाला था। अगर इससे इसका जो वेक्टर फॉर्म है इससे अगर कंपेयर किया जाए इसको, तो एक चीज निकल कर आती है कि इसको आप कंपेयर करिए इससे, ठीक है। या फिर आप ये कह सकते हैं कि इसकी जगह पर अगर हम सिग्मा पुट कर दें तो J इज इक्वल टू सिग्मा ई, एक ओम्स लॉ हमारा निकल कर आ जाएगा। और ये जो सिग्मा है वो कंडक्टिविटी है। तो देखिए कंडक्टिविटी का हमारे पास फॉर्मूला निकल कर आ गया एनी स्क्वायर टाउ बाई एम, यानी कि जो हमारा कंडक्टिविटी है वो नंबर ऑफ पार्टिकल्स पर यूनिट वॉल्यूम बढ़ने के साथ साथ बढ़ेगा। यानी कि यहां पर जब ज्यादा चार्ज कैरियर्स होंगे तो कंडक्टिविटी बढ़ेगी, जो कि मेटल्स पे होता है। मेटल्स पे फ्री चार्ज कैरियर्स ज्यादा होते हैं, इस वजह से कंडक्टिविटी ज्यादा होती है। और रिलैक्सेशन टाइम अगर हमारा बढ़ेगा, यानी कि दो पार्टिकल्स के टकराने के बीच का टाइम अगर बढ़ेगा, उस केस में भी जो कंडक्टिविटी होगी वो बढ़ेगी। तो इस तरीके से हम लोग ने क्या किया, ओम्स लॉ को डिराइव कर लिया, जो कि इसका दूसरा फॉर्म होता है, ठीक है। V इज इक्वल टू आई आर की बजाय ये वाला फॉर्म। तो हम लोग ने पहले आज के लेक्चर में क्या पढ़ा कि वी आई आर को चेंज करके हम इसको कैसे देख सकते हैं, J इज इक्वल टू सिग्मा ई इस फॉर्म पे। फिर उसको हम लोग ने, जो हमारा मॉडल था जहां पर कि हम कंसीडर कर रहे हैं चीजों को कि वो उनमें रिलैक्सेशन टाइम ये होगा या शुरुआत में जो उनकी ड्रिफ्ट वेलोसिटी है वो हम अगर निकालना चाहें, उसके लिए जब इलेक्ट्रिक फील्ड अप्लाई नहीं करी थी तब के केस में जाइए, तो जब इलेक्ट्रिक फील्ड नहीं लगी तो जो एवरेज वेलोसिटी थी वो 0 निकल कर आ रही थी हर एक पार्टिकल की। वहां से इस तरह एजम्पशन करते करते हमारी जो चीजें हैं वो निकल कर आ गई, और जो कि एक्सपेरिमेंटल ऑब्जर्वेशंस के साथ सही फिट बैठ रही थी, ठीक है। तो ये देखिए बहुत एक सिंपल मॉडल से हम लोग ने इलेक्ट्रिकल कंडक्शन वाला, या फिर कह लीजिए ये J इज इक्वल टू सिग्मा ई, इसको ऑब्टेन कर लिया सिर्फ इतना मानकर कि जो टाउ है वो हमारा कांस्टेंट है और जो n है वो इंडिपेंडेंट वो हमारा कांस्टेंट है और इंडिपेंडेंट ऑफ E है। यानी कि n जो है, n ये इसकी प्रॉपर्टी है मटेरियल की, ठीक है। कैसे, कॉपर में जो n होगा वो ज्यादा होगा, यानी कि नंबर ऑफ पार्टिकल्स पर यूनिट वॉल्यूम ज्यादा होगा, बिल्कुल। तो अगर कॉपर में नंबर ऑफ पार्टिकल्स पर यूनिट वॉल्यूम ज्यादा होगा एज कंपेयर टू एल्यूमिनियम, यानी कि जो कॉपर होगा उसकी कंडक्टिविटी भी अच्छी होगी, और ये हमें देखने को मिलता है। इसी तरीके से अगर रिलैक्सेशन टाइम ज्यादा है कॉपर के लिए तो उसकी जो रेजिस्टिविटी होगी वो कम होगी, या फिर कंडक्टिविटी ज्यादा होगी, ठीक है। तो इस तरीके से हम लोग ने क्या किया, ओम्स लॉ को डिराइव कर लिया। क्लियर। तो आज के लेक्चर में यहीं तक, अब इसके आगे हम लोग और चीजों को देखेंगे। तब तक के लिए थैंक यू।